देखिए, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और बात ना बनना, ये किसी भी रूप में इसको स्वीकार्य करना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि 11वें दौर की बातचीत थी जो हम लोग देख ही रहे हैं कि लगातार सरकार निरंतर, वो चाहे देश के प्रधानमंत्री क्यों ना हो, उन्होंने विनम्रतापूर्वक कहा है, सिर झुका के कहा है, हाथ जोड़कर कहा है कि आप लोगों के मन में जो भी संदेह है, जो भी संशय है, जो भी चिंताएं हैं, उनको बातचीत के माध्यम से हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे। लोकतंत्र की जो नींव है वो संवाद पे, बातचीत पे, परामर्श पे रखी गई है। माई वे और द हाईवे, हमारी मांगे पूरी हों चाहे जो मजबूरी हों, ये लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। आपने कहा पहले पराली से हमको हटा दीजिए, सरकार मान गई। आपकी इलेक्ट्रिसिटी ऑर्डिनेंस पे अपनी राय थी, सरकार उस पर ही मान गई। अभी कानून को रोक करके रखना है 18 महीने तक, सरकार ये भी कह रही है कि भाई 18 महीने में बातचीत के माध्यम से हम लोग दूर करेंगे। कुछ आपके लोग हों, कुछ सरकार के लोग हों, कुछ एक्सपर्ट्स हों, लेकिन अंततोगत्वा माई वे और द हाईवे लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। कल भारत पराक्रम दिवस है। महान नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती इसके रूप में मनाया जाता है। देश भर में आयोजित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों में से एक विशेष कार्यक्रम गुजरात के हरिपुरा में आयोजित किया जा रहा है। उस कार्यक्रम में मैं शामिल हूँ, आप भी शामिल हों, जो दोपहर 1 बजे शुरू होता है। ये पीएम नरेंद्र मोदी ने आग्रह किया। देखिए, नेताजी को जितना मिलना चाहिए था, उनके स्मरण को, उनकी लेगेसी को, उतना पूर्ववर्ती सरकारों ने नहीं दिया है। आप नेताजी का जीवन काल देखिए, उन्होंने क्या नहीं किया। महात्मा गांधी के कांग्रेस प्रेसिडेंट के नॉमिनी को उन्होंने हराया। उन्होंने जापान में जाकर के फौज तैयार की और मणिपुर तक कूच भी किया। तब हिटलर से मिले और हिटलर से मिल करके उनके जो अनुवादक थे, जो इंटरप्रेटर थे, उनको कहा कि मैं इनसे राजनीति सीखने नहीं आया हूँ, मैं जीवन भर राजनीति करता आया हूँ, आपसे मुझे लेसन्स की आवश्यकता नहीं है। उनका पूरा जीवन काल पराक्रम का है, करेज का है, शक्ति का है, स्ट्रेंथ का है। तो मुझे लगता है कि कल जो पराक्रम दिवस मनाने की बात सरकार ने की है, इससे कम मुझ जैसे जो युवा हैं समाज में, देश में, पूरी दुनिया में, वो नेताजी के आइडियाज़ से, उनके वैल्यूज से इंस्पिरेशन ले और अपना जीवन में उसके आदर्श के रूप में उसको उतारे। टीएमसी ने चुनाव आयोग से आरोप लगाया था कि बीएसएफ के जवान मतदाताओं को धमका रहे हैं। इस पर चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया है, उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। देखिए, आजकल का जो एक मॉडल हो गया है ना, कि जितने भी विपक्ष के लोग हैं, और मेरा मानना है कि कांग्रेस ने इसको एक प्रकार से इस परिपाटी को संस्थागत करने का काम किया है। आप चुनाव हारते हैं तो चुनाव आयोग पे आप प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट यदि आपके खिलाफ चले जाए, आपके टेस्ट के अनुसार कोई जजमेंट ना दे, तो सुप्रीम कोर्ट के सार्थकता पे आप प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, आर्मी पे आपने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। बालाकोट में एयर स्ट्राइक होता है, आप एयरफोर्स पे सवाल खड़ा करते हैं। वैक्सीन जब बनता है तो वैक्सीन के निर्माताओं पे सवाल खड़ा करते हैं। उनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। और टीएमसी की जहाँ तक बात है, देखिए, बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति हम सब जानते हैं। केंद्र सरकार जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो निकालती है, उसमें उन्होंने अपना डेटा तक नहीं शेयर किया है। राजनीतिक हत्या हो, मानव तस्करी हो, पश्चिम बंगाल में स्थिति बहुत ख़राब है। और अभी वो बीएसएफ को लेकर के उनका विरोध, उसका कोई तर्क नहीं है, कोई आधार नहीं है। तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग ने सही टिप्पणी की है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और ममता दीदी को आत्ममंथन करना चाहिए इस विषय पर। हॉट टॉक या हॉट डिबेट के बाद कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जून तक के लिए टाल दिया गया और कहा गया कि 5 विधानसभा चुनाव होने बाकी हैं, इसलिए जून में। देखिए, आप इस विषय पे क्या बोलें, लेकिन परिवारवाद, वंशवाद को जिस पार्टी ने देश में संस्थागत करने का काम किया है, वो लोग अध्यक्षीय चुनाव के नाम पे एक बहुत ही सिंबॉलिक और सेरेमोनियल जेस्चर प्ले कर रहे हैं। ये देश के सामने अब उनका पर्दाफाश हो गया है। ना नीति, ना नेता, ना विचार, ना संगठन। उन लोगों को अब अपनी आत्ममुक्तता से बाहर निकलना चाहिए। और ख़ास करके जो पुत्र हैं, माता जी हैं, उनके बियॉन्ड भी उनके पार्टी को एक्सप्लोर करना चाहिए। अभी कांग्रेस के 23 वरिष्ठ नेता खुल करके सामने आए, विरोध किया, चिट्ठी लिखी, लेकिन अभी भी दुर्भाग्य की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी है और प्रमुख विपक्षी दल है। इस नाते जनतंत्र में एक सक्रिय विपक्ष का होना बहुत आवश्यक है। इसलिए वो पार्टी ठीक रहे, ऐसी हम लोग प्रार्थना करते हैं, ऐसी कामना करते हैं।
रचनात्मक आलोचना केवल है। नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर टिप्पणी पर जो रोक लगाया गया था एडीजी के द्वारा, उस पर डैमेज कंट्रोल करते हुए यह बात कही। देखिए, आलोचना होना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आलोचना के नाम पे आप आपत्तिजनक शब्द बोलें, अभद्र भाषा का उपयोग करें, इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपके पास अगर कोई सक्रिय मुद्दे हैं, आपको लगता है कि वही तर्क के आधार पर हम विरोध कर सकते हैं, तो उसका विरोध करना चाहिए। लेकिन जो आज की नोटिफिकेशन की बात है, वो नोटिफिकेशन कहीं से भी हम सबको ये समझना चाहिए, जिस प्रकार तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि भाई कानून बना दिया गया है, कोई अमेंडमेंट कर दिया गया है, उनके ज्ञान पे तो पूरे बिहार को संदेह है ही, लेकिन पुनः जो उनकी ज्ञानहीनता है उसका उन्होंने परिचय दिया है। इस नोटिफिकेशन में मात्र ये कहा गया है कि भाई जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग है वो नोडल अथॉरिटी है साइबर सिक्योरिटी के लिए भी। तो इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने इस नाते ही एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि भाई यदि आप लोगों के संज्ञान में ऐसी कोई बात आती है तो आप हमारा ध्यान इस विषय पे आकर्षित करें, और विधि अनुसार, देखिए चिट्ठी में कितने स्पष्ट रूप में ये लिखा गया कि विधि अनुसार लॉ के हिसाब से अपना काम अथॉरिटीज़ करेंगी। डिफेमेशन बहुत पुराना है, 150 साल पुराना है। आईपीसी आज का है क्या? सीआरपीसी आज का है क्या? और फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात जो ये लोग कर रहे हैं, इनके साथ में कांग्रेस पार्टी बैठी हुई है। कांग्रेस पार्टी में राजीव गांधी जी का शासनकाल हम लोगों को याद है कि एंटी डिफेमेशन लॉ के नाम पे आप लोगों ने प्रेस की स्वतंत्रता को ख़त्म करने का प्रयास किया था। तमाम ऐसे उदाहरण हम लोग के सामने हैं। सेटेनिक वर्सेस जो किताब आई थी सलमान रुश्दी जी की, पूरे दुनिया में कहीं भी उसको बैन नहीं किया गया, भारत में ही बैन किया गया मौलानाओं के दबाव में। तो यदि कांग्रेस पार्टी और उसके गोद में बैठे राष्ट्रीय जनता दल के लोग ऐसी बात करते हैं तो इसको पचा पाना बड़ा कठिन होता है।